Hello students, good afternoon everyone. In our previous video, we have discussed up to these definitions. Okay. Now in today's video, we are going ahead from question number 7. Write a short answers, but it is not a short as well. You have to write at least 4 to 5 और 6 सेंटेंस में आपको आंसर देना है. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोइंग. ठीक है. तो सोइंग क्या होता है? इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. क्यों क्रॉप प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट है? अगर आप उस सीड को उनका सोइंग ही नहीं करोगे तो क्रॉप का प्रोडक्शन होगा नहीं होगा. सो दैट्स वाई इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड. तो सोइंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सोइंग से पहले गुड क्वालिटी क्लीन और हेल्दी सीड्स को ऑफ गुड वैरायटी को सिलेक्ट किया जाता है. यानी कि ऐसे सीड जो गुड वैरायटी के हो, मीन्स वो गुड क्वालिटी के हो, क्लीन हो, हेल्दी हो, तभी वो गुड वैरायटी के सीड्स कहे जाएंगे. उनको सिलेक्ट किया जाता है. एंड द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल. ठीक है. तो वो फनल शेप का होता है ट्रेडिशनल टूल. एंड द सीड ड्रिल इज द मॉडर्न टूल यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स. ठीक है. ट्रैक्टर की हेल्प से मॉडर्न टूल जो होता है, जिसको हम सीड ड्रिल बोलते हैं, वो सोइंग के लिए यूज़ होता है. एंड इट इज़ ऑल्सो कवर द सीड्स आफ्टर सोइंग. ठीक है. तो सोइंग के बाद सीड्स को भी ये जो है वो कवर कर देता है सॉइल से. ठीक है. नाउ सेकेंड है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वीडिंग. वीडिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है रिमूवल ऑफ वीड्स. ठीक है. तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वीड्स फ्रॉम द फार्मिंग और क्रॉप फील्ड इज नोन एज वीडिंग. ठीक है. तो रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग. वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कॉम्पीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिशन, स्पेस एंड सनलाइट. देखो, क्रॉप प्लांट्स को क्या ज़रूरी है? उनका ग्रोथ अच्छे से हो, उसके लिए वाटर, न्यूट्रिशन, स्पेस और सनलाइट. तो अगर जो वीड्स है वो भी उसके साथ अनडिज़ायरेबली नेचुरली ग्रो करने लग जाएंगे, तो वो भी क्या करेंगे? क्रॉप प्लांट्स के साथ वो कम्पीट करेंगे. नहीं, मुझे भी जो है वो वाटर, न्यूट्रिशन, स्पेस और सनलाइट चाहिए, तुम अकेले क्यों ले रहे हो? ठीक है. तो वो उसके साथ कम्पीट करेंगे. और आपको पता है वीड्स जो होते हैं वो नेचुरली ग्रो कर जाते हैं और उनका ग्रोथ बहुत फास्टर होता है कंपेयर टू द क्रॉप प्लांट्स. इसीलिए उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है. क्योंकि वो जो है वाटर, न्यूट्रिशन, स्पेस और सनलाइट को वो ज़्यादा अमाउंट में वो यूज़ कर लेते हैं. उसकी वजह से उनका ग्रोथ अच्छे से होता है कंपेयर टू क्रॉप प्लांट्स. इसीलिए उनको रिमूव करना चाहिए. एंड खुरपी एंड सीड ड्रिल आर यूज्ड टू अपरूट द वीड्स. ठीक है. तो सीड ड्रिल सिर्फ सोइंग के लिए यूज़ नहीं होता, वो वीडिंग में जो वीड्स होते हैं उनको अपरूट करने के लिए. वीड अपरूट यानी कि उसको रूट से रिमूव करता है, और खुरपी भी यही काम करता है. नाउ वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड. ठीक है. अगर हम मान लो कि हमारे पास खुरपी और सीड ड्रिल जैसी कोई फैसिलिटी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? कुछ केमिकल्स आते हैं, लाइक उनको वीडिसाइड बोला जाता है, लाइक 2,4-D. ठीक है. 2,4-D एक वीडिसाइड है, मतलब एक केमिकल है जिसको वीडिसाइड बोला जाता है. उसको हम स्प्रे करेंगे. ठीक है. और वीड्स को रिमूव करेंगे. वीडिंग शुड बी डन बिफोर द वीड्स प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड. ठीक है. तो वीडिंग प्रोसेस जो है उसके ऊपर हम शॉर्ट नोट लिख रहे हैं, तो हमें ये भी लिखना पड़ेगा कि वीडिंग कब किया जाना चाहिए. ठीक है. तो जब वीड्स है वो फ्लावर और सीड्स प्रोड्यूस करे, उससे पहले वीडिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन थ्रेशिंग. तो थ्रेशिंग क्या है? इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चैफ. ठीक है. तो चैफ के थ्रू उन्हें सेपरेट करना ज़रूरी होता है. तो जब वो उनको सेपरेट करते हैं चैफ के थ्रू हार्वेस्टेड क्रॉप ग्रेन्स को, तो ये जो प्रोसेस होता है उसको थ्रेशिंग बोला जाता है. दिस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन, विच इज़ इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर. ठीक है. तो एक मशीन होता है जिसको कंबाइन बोलते हैं, वो हार्वेस्टर भी बोल सकते हैं उसको, और एज अ थ्रेशर भी बोल सकते हैं. ठीक है. उसमें क्या होता है कि हार्वेस्टिंग भी हो जाता है और थ्रेशिंग भी हो जाता है, दोनों काम हो जाते हैं. यानी कि क्रॉप का कटिंग हो जाता है एज अ हार्वेस्टर,
और उसके बाद उसमें से जो है वो क्रॉप ग्रेन सेपरेट भी हो जाते हैं। तो एक मशीन के थ्रू दो प्रोसेस हो जाते हैं, हार्वेस्टिंग एज वेल एज थ्रेशिंग। ठीक है, नाउ फोर्थ, वाई इज पैडी नॉट ग्रोन इन विंटर। पैडी तो खरीफ क्रॉप है, बट फिर भी अगर हम उसको विंटर में ग्रो करना चाहें तो कर सकते हैं ना, बट नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती, उसका रीज़न हमें देना है। बिकॉज पैडी रिक्वायर्स अ लॉट्स ऑफ वाटर, और लॉट्स ऑफ वाटर उसको कब मिलेगा, रेनी सीजन में मिलेगा, एंड दिस कैन बी फुलफिल बाय द रेनी वाटर, ओके, और रेन वाटर ओनली. So that is why the paddy is not grown in winter season, but it is grown in rainy season, okay, or kharif season. Fifth है, what effect would be seen due to continuous plantation of the crop in a field. अगर हम एक फील्ड में कंटिन्यूस प्लांटेशन करते जाएंगे सेम प्लांट का, तो उससे क्या इफेक्ट होगा हमारी क्रॉप फील्ड पे. देखो, कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप करने से जो हमारा सॉइल होता है वो पुअरर हो जाता है इन सर्टेन न्यूट्रिशंस. तो ये हमने जब टेक्स्ट बुक में स्टडी किया था तो हमने देखा था कि जो कंटिन्यूसली स्टडी किया कंटिन्यूसली जो प्लांटेशन होता है क्रॉप का वो होता रहेगा, तो उससे जो है वो सॉइल के न्यूट्रिशंस पुअर हो जाएंगे, और जो क्रॉप के जो न्यूट्रिशंस होते हैं, जो मतलब क्रॉप जो न्यूट्रिशंस सॉइल पे से लेगा वो पुअर होंगे. उससे हमारा क्रॉप का जो प्रोडक्शन होगा वो अच्छा नहीं होगा. ठीक है, उससे सीड ग्रेन्स भी काफ़ी पुअर होंगे. ठीक है, एंड दे आर नॉट हेल्दी फॉर अस. सो एंड ऑल्सो सॉइल बिकम इनफर्टाइल. ठीक है, इनफर्टाइल यानी कि ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होगा क्रॉप के लिए, वो इनफर्टाइल होता जाएगा. एंड इट डज़ नॉट गेट इनफ टाइम टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिशंस. और न्यूट्रिशंस को रिप्लेनिश करने का उसको ज़्यादा इनफ टाइम भी नहीं मिलेगा. यानी कि जैसे ही क्रॉप ग्रो हुआ उसको हार्वेस्ट करके हमने दूसरा क्रॉप ग्रो कर दिया, यानी उस फील्ड को हमने जो है उसमें मतलब सेम काइंड का फिर से क्रॉप मतलब ग्रो करना स्टार्ट कर दिया है. उसको थोड़ा रिलीफ भी नहीं दिया है हमने. ऐसा भी नहीं है कि अभी हमने व्हीट क्रॉप ग्रो किया है तो अब हम पैडी या मेज़ या फिर ग्राम सीड्स को ग्रो करते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं करते. हम सेम काइंड ऑफ प्लांट्स को कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं, तो जिससे क्या होता है कि जो सॉइल की जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो पुअर हो जाते हैं. तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्रॉप का रोटेशन होते रहना चाहिए. तो वो हमने क्रॉप रोटेशन को भी स्टडी किया था. ठीक है, नाउ 6th वन इज व्हाट आर वीड्स एंड हाउ कैन वी कंट्रोल दैम. In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crops, and these undesirable plants are called weeds. ठीक है, जो भी फील्ड में हमारी जो क्रॉप फील्ड है उसमें अनडिज़ायरेबल प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं नेचुरली, क्योंकि इनको हम ग्रो नहीं करती, नेचुरली ग्रो होते हैं. तो ये जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं उनको weeds बोला जाता है. वी कैन कंट्रोल देम बाय टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स. ठीक है, तो क्रॉप का सोइंग होता है उससे पहले टिलिंग कर देना चाहिए, जिससे क्या होता है ये अनडिज़ायरेबल प्लांट जो मतलब नेचुरली ग्रो हो जाते हैं वो नहीं होंगे, उसको कंट्रोल कर सकते हैं. बट कुछ फिर भी हो जाते हैं, बट मतलब ज़्यादा अमाउंट में ग्रो ना करे, इसलिए टिलिंग प्रोसेस होना चाहिए. वी कैन यूज़ खुरपी और सिड्रिल टू रिमूव विड्स ऑल्सो. ठीक है, तो हम क्या क्या मतलब कैसे कंट्रोल कर सकते हैं विड्स को, उसके जो है वो हम सॉल्यूशंस बता रहे हैं. तो खुरपी और सिड्रिल को भी हम यूज़ कर सकते हैं विड्स को रिमूव करने के लिए. और ऑल्सो हम केमिकल्स भी यूज़ करते हैं लाइक वीडिसाइड्स 2,4-D. दिस वीडिसाइड्स आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द विड्स. और ये फील्ड में स्प्रे किए जाते हैं टू किल द विड्स. इससे विड्स डायरेक्टली स्प्रे करते ही जो है कुछ देर में किल हो जाते हैं. नाउ 7th इज व्हाट आर खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स एंड गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच. देखो, खरीफ क्रॉप क्या होता है, द क्रॉप विच इज ग्रोन इन रेनी सीजन इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप, एंड पैडी एंड कॉटन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स. ठीक है, आप कुछ और एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, लेकिन आपको 2 ही एग्जाम्पल बोला है तो आप 2 ही एग्जाम्पल लिखिए फॉर खरीफ क्रॉप्स एंड फॉर रबी क्रॉप्स. नाउ रबी क्रॉप का डेफिनेशन क्या होता है. रबी क्रॉप्स वो होती हैं जो ग्रो की जाती हैं विंटर सीजन में, और रबी क्रॉप के जो एग्जाम्पल है वो वीट और ग्राम सीड्स हैं. Now 8th one is give 4 names of agricultural implements and state the use of each of them. ठीक है,
अच्छा 4 नेम्स बोला गया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 ही एक्सप्लेन किए हैं आपको, ड्यू टू द लैक ऑफ द स्पेस, ठीक है। आप इसको छोटे छोटे हैंड राइटिंग में 2 और इम्प्लीमेंट ऐड कर दीजिए इसके अंदर में। ये आपको और एक मैं होमवर्क दे रही हूँ, आप खुद से कीजिए। और टेक्स्ट बुक में भी 2 क्वेश्चन मैंने आपको खुद से करने को बोला है, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल और वीट ग्रेन वाला, कि अगर उसको हम खरीफ सीजन में ग्रो करेंगे तो क्या इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो और ये 2 और आप ऐड कीजिए, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, और उनका यूज़ आपको एक सेंटेंस में देना है, ठीक है, जिससे आप स्पेस को ईजिली यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर प्लो का यूज़ लिखा है कि प्लो को टिलिंग, सोई का टिलिंग करने के लिए, फर्टिलाइज़र को ऐड करने के लिए, और पिट्स को रिमूव करने के लिए, और सॉइल को टर्न करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कई सारे यूजेस लिख दिए, आप एक ही यूज़ लिखे, ठीक है। तो इससे क्या है, आप स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है सिड्रिल। इट इज़ अ मॉडर्न मैथड विच इज़ यूज्ड फॉर सॉइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स, ठीक है। और या इससे जो है वो हम सीड्स भी शो कर सकते हैं यूनिफॉर्मली, इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ पे। और आप इसमें 2 प्लैंक और खुरपी या फिर हार्वेस्टर, बाकी के 2 और इम्प्लीमेंट ऐड कर दीजिए और उनका यूज़ लिखिए कि प्लैंक को जो है वो हम सॉइल क्रम्स को ब्रेक करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और हार्वेस्टर लगा दीजिए, कंबाइन लगा दीजिए। तो कंबाइन से क्या हो जाएगा, थ्रेसिंग और हार्वेस्टिंग दोनों काम हो जाते हैं, तो वो उसका यूज़ हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको बता दी, आप खुद से लिख दीजिएगा। अब 9th है स्टेट द नेम्स ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो मैन्योर्स के नाम जो है वो कंपोस्ट मैन्योर, डंग मैन्योर, ऑयल सीड केक और ग्रीन मैन्योर, ठीक है। ये सारे मैन्योर्स के एग्जांपल्स हैं और नेम्स हैं। फर्टिलाइज़र्स जो है वो यूरिया, अमोनियम सल्फेट, डायमोनियम फॉस्फेट और डीएपी और एनपीके फर्टिलाइज़र, ये सारे फर्टिलाइज़र्स के एग्जांपल हैं। अब 10th जो है वो हमें बोला गया है कि स्टेट द एडवांटेज ऑफ मैन्योर। मैन्योर के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो 10th में जो बोला गया है वो हम पहला एडवांटेज उसका ये ले लेते हैं कि और जो ऑर्गेनिक मैन्योर है, तो मैन्योर बोलो या ऑर्गेनिक मैन्योर बोलो, ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ वन टाइप ऑफ मैन्योर, तो इसको हम बेटर कंसीडर करते हैं कंपेयर टू फर्टिलाइजर्स। क्यों? क्योंकि पहला एडवांटेज ये है कि इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो वाटर होल्डिंग, सॉइल का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको एनहांस कौन करता है, ऑर्गेनिक मैन्योर। सेकेंड है इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी। पोरस मीन्स उसमें जो है वो छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है। तो उसके थ्रू क्या होता है, जो गैस होती है उसके अंदर, सॉइल के अंदर, उसका एक्सचेंज जो होता है वो ईजीली हो सके, उसको पोरस को वो पोरस ऐड करती है और पोरस को बनाती है अगर हम उसके ऑर्गेनिक मैन्योर ऐड करते हैं तो सॉइल के अंदर। थर्ड है इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। तो फ्रेंडली माइक्रोब्स मीन्स जो कि सॉइल को टर्न और लूज़ करते हैं इजीली, और उनके जो वेस्ट होता है उससे वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशंस ऐड करते हैं और सॉइल में ह्यूमस ऐड करते हैं। सो दैट्स वाई द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ ऑल्सो यूजफुल टू इंक्रीज द नंबर ऑफ माइक्रोब्स। फोर्थ है इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। सॉइल का जो टेक्सचर है उसको भी जो है वो मैन्योर इम्प्रूव करता है। 11th है स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइजर्स के भी कुछ एडवांटेजेस हैं, हालांकि उनके डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है, बट एडवांटेजेस भी हैं। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज वीट, पैडी एंड मेज। तो वीट, पैडी और मेज जैसे जो क्रॉप्स होते हैं उनका जो है वो ज़्यादा अमाउंट में और ज़्यादा अच्छे से क्रॉप प्रोडक्शन होता है फर्टिलाइज़र का यूज़ करें तो। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर, लेकिन उसमें भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स भी होते हैं, तो उनका यूज़ क्या होता है, टू इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर। सारे फर्टिलाइज़र्स सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव नहीं करते, बट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं और अलाउ करते हैं इट टू होल्ड वाटर लॉन्गर, ठीक है, ज़्यादा टाइम तक वाटर को होल्ड करना के लिए अलाउ करते हैं। एंड इंक्रीज बैक्टीरियल एंड फंगल एक्टिविटीज़ इन सॉइल, और सॉइल के अंदर जो बैक्टीरियल और फंगल एक्टिविटीज़ होती हैं उसको इंक्रीज करता है। स्टेट द डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है। अगर फर्टिलाइजर्स को हम एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ करेंगे, दे मेड द सॉइल लेस फर्टाइल,
इससे क्या होगा, हमारी सॉइल लेस फर्टाइल हो जाएगी। एंड फर्टिलाइजर्स आर द सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, ठीक है, और इससे वाटर का पोल्यूशन भी होता है फर्टिलाइजर्स से। लेस एनहेंसिव इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। सिर्फ फर्टिलाइज़र्स की बात करें, मीन अनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उनका बहुत कम होता है, बट इन ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है। बट हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो उनका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लेस होता है। 13 है विच हार्मफुल इफेक्ट्स अकर टू क्रॉप ड्यू टू विड्स एंड विच स्टेप्स कैन बी टेकन टू इम्प्रूव विड्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सेम वैसा ही आंसर है जैसा हमने विड्स के को कंट्रोल के लिए बताया था कि उस कौन से स्टेप्स और आप मतलब लोगे, टुक करोगे टू रिमूव द विड्स। तो जो आई एम जस्ट रीड दिस, विड्स आर harmful since they compete with the crop plants for water, nutrition and space and sunlight. Also some weeds interfere even in harvesting, ठीक है। ये आर अच्छे से मैंने नहीं लिखा था तो ये ऊपर लिखा है, हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनियस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो विड्स होते हैं वो वाटर, स्पेस, न्यूट्रिशन, सनलाइट, इन सब के मामले में जो है वो compete करते हैं, किसके साथ, क्रॉप प्लांट्स के साथ। और वो क्या, उसमें से कुछ विड्स ऐसे भी होते हैं वो हार्वेस्टिंग के टाइम इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। यानी हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी गलती से वो अगर मान लो कि क्रॉप के साथ हार्वेस्ट हो गए तो उसमें से कुछ पॉइजनियस भी होते हैं, तो वो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल है ना, क्योंकि हम हमारे जैसे ह्यूमंस और एनिमल्स जो हैं वो जो वेजिटेरियन है वो इन सारे मतलब क्रॉप को वो खाने के लिए यूज़ करते हैं, एज अ फूड यूज़ करते हैं। तो अगर उसमें से पॉइजनियस विड्स उसके अंदर हार्वेस्ट हो जाते हैं तो इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स टू अपरूट एंड, अब हम उसका स्टेप्स देखेंगे उसको रिमूव करने के। तो टिलिंग करना चाहिए, ठीक है। वो मैंने आपको मतलब विड्स का जब विडिंग का जब नोट लिखवाया था उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है। और फर्टिलाइजर्स भी यूज़ कर विडिसाइड्स भी यूज़ कर सकते हैं टू किल द विड्स। और खुरपी और सिड्रिल को भी हम जो है वो विड्स को अपरूट कर देते हैं, ठीक है, यानी रूट से हम रिमूव कर देते हैं। अब 8th क्वेश्चन है साइंटिफिक रीजंस देने आपको। तो पहला ये है कि मॉडर्न एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट शुड बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चरल में मॉडर्न एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स यूज़ होने चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स क्या करते हैं, वो इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल इम्प्लीमेंट्स दे आर मोर रिलायबल, वो काफ़ी रिलायबल होते हैं, इजीली मतलब अवेलेबल होते हैं एंड यूज़र फ्रेंडली होते हैं। इट इज़ ऑल्सो कंज्यूम्स लेस टाइम, ठीक है। वो तो आपने देखा ही है इन सारी प्रोसेस में, जब ट्रेडिशनल टूल के कंपैरिजन में मॉडर्न टूल की बात हुई, मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स की बात हुई, तो आपने देखा कि उससे जो है वो टाइम का काफ़ी ज़्यादा सेविंग होता है एंड आस्क फॉर द लेस लेबर, ठीक है। उसमें काफ़ी कम लेबर हम यूज़ कर सकते, ठीक है। फार्मर अकेला जो है वो फार्मिंग कर सकता है इफ़ ही हैज़ और हैड सम मॉडर्न एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। और फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देखिए भी मैंने समझाया हुआ है कि कल्टीवेटर जो है वो रिप्लेस किया गया है द ट्रेडिशनल टूल, उसने रिप्लेस किया है ट्रेडिशनल टूल प्लो को, ठीक है। प्लो की जगह किसने ले ली, कल्टीवेटर की ले ली, कल्टीवेटर ने ले ली है। कल्टीवेटर क्या है, ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर है। ट्रैक्टर की मदद से हम जो है वो प्लोइंग करते हैं। अब प्लो जो है वो पहले जो प्लो के थ्रू जो प्लोइंग होता था वो ट्रेडिशनल मेथड था। अब उसके कंपैरिजन में नाउअडेज वी आर यूजिंग मॉडर्न मेथड यूजिंग कल्टीवेटर। सेकेंड है अर्थवर्म्स आर कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स बिकॉज अर्थवर्म इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ एयर वाटर एंड दैट गेट्स इनटू द सॉइल, ठीक है। तो सॉइल में जो एयर और वाटर का अमाउंट होता है उसको इंक्रीज करता है और इससे क्या होता है उसके अंदर पोरस बन जाते हैं एंड दे ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर लाइक लीव्स एंड ग्रासेस इनटू द थिंग्स दैट प्लांट्स कैन यूज़। जो प्लांट्स यूज़ करते हैं जो थिंग्स लीव्स और ग्रासेस, वो जो उसका जो वेस्टेज होता है वो ऑर्गेनिक मैटर में आता है, तो उसको ब्रेक डाउन करता है, वो डिकम्पोज करता है। मीन्स व्हेन दे ईट दे लीव बिहाइंड, और फिर वो क्या करते हैं जो ये जो ग्रास और लीव्स होते हैं उनको जब वो खाते हैं तो लीव बिहाइंड कास्टिंग्स, ठीक है। वो अपना वेस्ट
छोड़ते हैं, ठीक है। तो दे आर अ वेरी वैल्यूएबल टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र। तो जो उनका कास्टिंग होता है और उनका जो वेस्ट होता है उससे उसको एज अ वैल्यूएबल फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं। सो इन दिस वे अर्थवर्म्स आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। इस तरह से अर्थवर्म्स जो है वो फार्मर्स के फ्रेंड हैं। Now third one is the soil should be plowed. Since only a few centimeters of the top layer of soil supports the plant growth, turning and loosening of the soil brings nutrition rich soil to the top so that plants can use these nutrients. Thus turning and loosening of the soil is very important for cultivation of crops. That is why the soil should be plowed, ठीक है। तो सॉइल को प्लो क्यों किया जाता है? क्योंकि आपको पता है कि जो सॉइल का कुछ ही सेंटीमीटर पार्ट, टॉप लेयर का जो कुछ ही सेंटीमीटर पार्ट है वो न्यूट्रिशन रिच होता है, ठीक है। इसीलिए जो है उसका टर्निंग और लूजनिंग होता है। टर्निंग और लूजनिंग को प्लोइंग बोला जाता है। तो प्लोइंग इसी वजह से किया जाता है ताकि न्यूट्रिशन रिच जो सॉइल है वो ऊपर आ जाए और वो कुछ ही सेंटीमीटर जो हम यूज़ करते हैं सॉइंग के लिए उसको हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ फोर्थ इज़ रोटेशन ऑफ क्रॉप्स शुड बी डन। तो रोटेशन ऑफ क्रॉप क्यों होना चाहिए, ठीक है। तो द क्रॉप रोटेशन इज मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद द न्यूट्रिशंस थ्रू द ग्रोइंग अ सीरीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन अ सेम एरिया। यानी कि सेम एरिया में हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप को ग्रो करेंगे। इस वजह से हम जो है सॉइल को न्यूट्रिशन रिच बना देते हैं, उसको रिप्लेनिश कर देते हैं। क्रॉप रोटेशन क्या करता है? सॉइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है, ऑर्गेनिक मैटर को भी वो इम्प्रूव करता है सॉइल में, विच रिड्यूसेस द सॉइल इरोजन। इस वजह से सॉइल इरोजन कम हो जाएगा बहुत और वो इंक्रीज करेगा फार्म सिस्टम रेसिलियंस को क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। इस तरह से जो रोटेशन ऑफ क्रॉप है शुड बी डन। फिफ्थ है द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी रिड्यूस। फर्टिलाइजर्स का यूज़ हम कम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि द एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कैन किल द प्लांट्स और द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशंस इन द सॉइल विल गेट रिड्यूस, ठीक है। और जो न्यूट्रिशंस होते हैं सॉइल में वो कम हो जाते हैं और प्लांट को भी वो किल कर देता है अगर उसमें जो है वो, क्योंकि जो सॉइल में जो न्यूट्रिशन होते हैं उसका अमाउंट कम हो जाएगा, न्यूट्रिशंस पुअर हो जाएंगे तो प्लांट क्या हो जाएगा, अपने आप किल हो जाएगा। Also animals get affected by it when they eat such damaged plants, ठीक है। तो फिर वो इस तरह के मतलब सड़े गले प्लांट्स को वो जो एनिमल्स खाएंगे तो ऐसे डैमेज पार्ट्स को प्लांट्स को तो क्या होंगे, वो अफेक्ट होंगे, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होगा ये सब। नाउ नाइन्थ वन इज़ अब मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में मैंने डिफरेंस लिखे हैं, तो ठीक ये तो मैंने बुक में से ही लिखे हैं, तो आप उसको जस्ट रीड आउट कर दीजिएगा। ऐसे ही ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के मैंने मतलब डिफरेंसेस लिखे हैं। आप जिस इसको मतलब मैंने इमेजेस शेयर किया है उसको बस मतलब राइट कीजिए एंड देन रिमेंबर दिस ऑल। और 10th है क्लासीफाई किया है रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप को। तो यहाँ पे कुछ क्रॉप्स के नेम गिवन है, उसमें से जो रबी क्रॉप्स है वो उनको यहाँ पे मैंने रबी क्रॉप में लिखा है, खरीफ क्रॉप को मैंने खरीफ क्रॉप में लिखा है। रबी क्रॉप यानी कि जो विंटर सीजन में ग्रो होती है, खरीफ क्रॉप जो मानसून में ग्रो होती है। सेकेंड है उसमें हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र को, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे नेम गिवन है, उसमें से कुछ मैन्योर हैं और कुछ फर्टिलाइज़र्स हैं, ठीक है। और 11th है मैचिंग। तो ये जो मैचिंग है वो सेम टेक्स्ट बुक वाला मैचिंग है, तो आप यहाँ से उसको जस्ट मैंने आंसर सबको लिखे हैं, आप इसको रीड आउट कीजिए। ये वाला मैचिंग बुक में नहीं है शायद, तो मैं इसको डिस्कस कर सकती हूँ। विड्स जो है उसको हम प्लो के थ्रू जो है वो शेड यहाँ पे डी आएगा, खुरपी आएगा, सॉरी। विड्स को हम जो है वो खुरपी के थ्रू जो है वो रिमूव, आप ये ना इसमें सॉरी मेक अ करेक्शन इन योर वर्कबुक, ठीक है। वर्कबुक में आप करेक्शन कर लीजिएगा। विड्स जो है वो खुरपी के थ्रू रिमूव होते हैं। हार्वेस्टिंग जो है वो सिकल के थ्रू होता है, ये तो आपको पता है, ये ट्रेडिशनल टूल्स है।
इरिगेशन जो होता है वो राहत के थ्रू होता है, ठीक है। एंड फोर्थ है सोइंग। सोइंग जो है वो सिड्रिल से होता है, ये तो आपको पता है, बस इसका जो है वो आप करेक्शन कर लीजिए, वो बी गलती से हो गया है, इसमें डी आएगा खुरपी। व्हाट इज़ इरिगेशन, ठीक है। तो ये भी मैं आप इतना बड़ा रीड आउट करूँगी तो वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। सो जस्ट यू कैन इमेजेस से आप उसको रीड कीजिए, फिर उसका आंसर, मतलब बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको बड़ा लग रहा है बिकॉज ये डिटेल में बोला गया है लिखने के लिए, इस वजह से। और ऐसे ही हार्वेस्टिंग पे एक शॉर्ट नोट है डिटेल में, ठीक है। किस तरह से हार्वेस्टिंग का पहले डेफिनेशन लिखूँ, हार्वेस्टिंग किस तरह से होता है, कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं, कब मतलब कितने पीरियड्स के बाद हार्वेस्टिंग होना चाहिए, ठीक है। और हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स को भी मैंने डिस्कस किया है यहाँ पे, ठीक है। अब हम एक्टिविटीज़ पे आ जाते हैं। ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो टेक्स्ट बुक में की हुई हैं कि किस तरह से हम डैमेज सीड्स को सेपरेट करेंगे। उसके लिए एक्टिविटी किया था, ठीक है, वो वेसल वाला। उसमें फिर आप थोड़े ग्राम सीड्स लीजिए, फिर सीड्स को एक वेसल में पोर कीजिए, फिर वाटर ऐड कीजिए, और थोड़े टाइम के बाद आप ऑब्जर्व कीजिए कि जो कुछ सीड्स हैं वो फ्लोट करने लग जाते हैं, ठीक है। तो जो फ्लोट करने लग जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, डैमेज सीड्स हैं। उसका कंक्लूजन ये निकला कि जो डैमेज सीड्स आर बिकम होलो एंड दे आर दस लाइटर, सो देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, ठीक है। सेकेंड एक्टिविटी है टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट बोथ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर रिक्वायर्ड फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है। तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र दोनों ही जो है वो प्लांट के बेटर ग्रोथ के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके लिए हमने ये 3 डिफरेंट पोट्स लिए हैं, ठीक है। एक डंग कैटल डंग मैन्योर के साथ है, एक यूरिया के साथ है। ये मैन्योर है, ये फर्टिलाइज़र है। और एक हमने पोट ऐसे ही लिया है जिसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, तो उसका ग्रोथ देखो सबसे कम हुआ है। फर्टिलाइज़र वाले का ग्रोथ सबसे ज़्यादा हुआ है, बट उसको हम एक्सेस अमाउंट में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें जो है वो सॉइल का जो टेक्सचर है वो मतलब कम हो जाता है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। लेकिन प्लांट का ग्रोथ अच्छे से होता है, उसमें को हम ना नहीं कह सकते। बट जो कैटल, उससे भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ होता है, बट कंपेयर टू फर्टिलाइज़र्स ज़्यादा इजीली ग्रोथ नहीं होता, बट वो सॉइल के लिए काफ़ी यूज़फुल है। उसमें ह्यूमस ऐड करता है, उसका टेक्सचर इम्प्रूव करता है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाता है वो, ठीक है। इसलिए दोनों ही यूज़फुल हैं। तो उसकी मैंने एक्टिविटी और उसका प्रोसीजर और ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन लिखे हैं, उसको रीड आउट कीजिए जस्ट। थर्ड एक्टिविटी है एनिमल्स विच प्रोवाइड अस डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, ठीक है। तो मिल्क, मीट, एग, फिश ऑयल, ये सारे क्या हैं, फूड्स हैं जो कि हमें एनिमल्स से मिलते हैं। और उनके मैंने यहाँ पे नेम भी लिखे हैं कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेस हैं और नेम्स ऑफ एनिमल्स हैं जिसके थ्रू हमें ये सारे फूड मिलते हैं। और उस पर से कंक्लूजन निकाला है कि जो फ्रॉम दिस अबव टेबल वी कैन से दैट लाइक प्लांट्स, जैसे प्लांट्स हमें फूड देते हैं वैसे एनिमल्स से भी हम कई सारे फूड जो है वो ले सकते हैं। एनिमल्स आर ऑल्सो प्रोवाइडर्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। मैंने आपको सारे आंसर्स शेयर कर दिए हैं और अब आपको जो है वो प्रिपरेशन करना है, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय।